वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप भी अगर हरियाणा एडीए टारगेट कर रहे थे या आपने अप्लाई किया हुआ है तो सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मिल रही है कि सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। जिसकी डिमांड स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो 50% लॉ और प्लस 50% अदर सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आप लोगों की या जीके की बात की जा रही है, वो सब इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है जो स्टूडेंट्स के फेवर में आया है, याद रखिएगा। तो हरियाणा एडीए वैकेंसी याद रखिए दोबारा रीनोटिफाई होगी, जिसमें चेंजेस के साथ, और नए स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, उनको री अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साढ़े साढ़े 27,000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। तो याद रखिएगा, कंपटीशन ही बढ़ने वाला है और जल्दी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कंसर्न दिखाया है कि वैकेंसीज बहुत खाली हैं और कोर्ट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम में दिक्कतें हो रही हैं। याद रखिएगा, तो हरियाणा एडीए में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, पहले सिलेबस क्या था, अब क्या सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। 255 वैकेंसीज वैकेंसीज उतनी ही रहने वाली है। याद रखिएगा, 255 वैकेंसीज आपकी नोटिफाई हुई थी, जो कि आपका अगस्त में। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कैटेगरी वाइज सीट्स की बात की जाए पहले, तो अनरिजर्व के लिए 134 सीट थी, 134 सीट। शेड्यूल कास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 26 डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ओएससी और डीएससी कैटेगरीज जो आपको डिवाइड की गई है। बैकवर्ड कैटेगरीज में दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, बीसीए वो आपका 28 सीट, और बीसीबी में आपका 15 सीट्स आपकी नोटिफाई हुई थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो टोटल 26 सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए थे। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके थे, जिसमें 27,500 बच्चों ने अप्लाई किया था। याद रखिएगा, 27,500 बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था फॉर्म। ठीक है, लेकिन अब दोबारा फॉर्म स्टार्ट होंगे। याद रखिएगा, एग्जाम कब तक पॉसिबिलिटी, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हाई कोर्ट ने कहे हैं, जो कि अब एचपीएससी को चेंजेस करने पड़ेंगे और दोबारा नोटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या नए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो बैचलर्स डिग्री आपके पास है, एलएलबी डिग्री है, और आपने मैट्रिक या हायर स्टडीज में हिंदी या संस्कृत आपका लैंग्वेज जरूर होना चाहिए। याद रखिएगा, 10th तक आपने हिंदी या संस्कृत पास किया है, या 12th क्लास में आपके पास हिंदी या संस्कृत में कोई भी लैंग्वेज था, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में याद रखिएगा, शुड बी इनरोल्ड एज एडवोकेट विद बार काउंसिल। इसका मतलब इनरोलमेंट कंपलसरी है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। एक दिन का भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो आपको इनरोलमेंट होना चाहिए। याद रखिए, शुड हैव बीन इनरोल्ड। ठीक है, एलिजिबल नहीं लिखा, देखो, शुड हैव इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। किसी भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल है। ऐसा नहीं है कि आपने पंजाब या हरियाणा स्टेट कमीशन में इनरोल है तभी आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास यूपी का इनरोलमेंट है, दिल्ली का है, राजस्थान का है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिन 27,500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था, जो प्रिपेयर कर रहे थे, अब नया पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मान के चलिए, और भी आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, कम से कम 13-14 हजार बच्चे कम से कम फिर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप सोचिए 40,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपटीशन में होने वाले हैं, जिससे आपको compete करना है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अब चेंजेस की बात की जाए, पहले सिलेबस की बात की जाए हम लोग, तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट था आपका, प्री एग्जाम था, वो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का 2 घंटे का था। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता है, सारी चीजें हमें पता चल गई हैं कि नेगेटिव मार्किंग और 25% था। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी लॉ सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। आपका पूरा जी के, जीएस, आपका इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें सिलेबस में था। लेकिन अब क्या है, अब नया सिलेबस अगर आप देखोगे तो 100 मार्क्स में 50% वेटेज जो है वो लॉ को दी गई है, और 50% में आपका यहाँ पे जीएस भी आ सकता है, जीके भी इंक्लूड होगा आपका। ठीक है, लोकल एक्ट्स होते हैं, उसके साथ आप लोगों का यहाँ पे इंग्लिश इंक्लूड होगा। रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग होगा, मैथ्स हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा चीज कमीशन डिसाइड करेगा कि वो 50% एस्पेक्ट अब क्या होने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कम से कम इस सब पेपर में लॉ इंक्लूड किया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट था, वो इंक्लूड यहाँ पे हाई कोर्ट ने कर दिया है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम की बात की जाए, यहाँ पे आपका नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी है। तो भले ही स्क्रीनिंग टेस्ट है, याद रखिएगा। और एक और चीज आपको समझ आनी पड़ेगी कि पहले क्या किया गया था, कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्री एग्जाम की बात करें, प्री से मेंस में जाएंगे ना, मेंस की तरफ, तो पहले 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को आपको मेंस लिखने की बात की जाती है। ठीक है, जितनी सीट्स हैं उसके 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आएगी, लेकिन उसको भी चेंज कर दिया गया है।
अब बेसिकली अब बात करें तो अब आपका 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आएगी मेंस के लिए, ठीक है। जितनी भी सीट्स हैं, तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए मान लीजिए 134 सीट है, तो इसका मतलब कितने 1340 स्टूडेंट को कॉल आने वाली, याद रखिएगा, मेंस के लिए इतने बच्चों को। और इसका तो ये पता होगा आप लोगों को कि लास्ट मार्क्स पे जितने भी स्टूडेंट है सबको आ जाती है, तो 1350 कम से कम स्टूडेंट्स को कॉल आएगी। तो आप कॉम्पिटिशन समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप 40,000 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे, उसमें आपकी रैंक जो है 1350 के आसपास आएगी, तो ही आपका प्री क्वालिफाई यहाँ पे होगा। कंपटीशन बढ़ चुका है, अच्छे से सिलेबस को रिवाइज करना शुरू कीजिए, न्यू लॉज पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, जो सिलेबस में आपका इंक्लूड होगा। प्लस जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग को भी अच्छा खासा टाइम जरूर दीजिएगा। और एग्जाम बहुत जल्द होगा, याद रखिएगा, ये भी समझ लीजिएगा कि जुलाई में पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। चीज, अब जो मेंस की बात की जाए तो मेंस का सिलेबस जो एज इट इज पहले था वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। मेंस के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेंस का जो पैटर्न है वो आपका सेम रहेगा। लेकिन जो बस स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने की बात की जाए थी, पहले 4 टाइम स्टूडेंट्स को मेंस के लिए कॉल आ रहा था, अब बेसिकली आप देखोगे तो 10 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आएगा मेंस लिखने के लिए। तो यहाँ देखिए ड्यूरेशन की बात करें, 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 150 नंबर का आपका पेपर होगा टोटल। वेटेज की बात की जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। पेपर जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज होने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव तो आपका प्री होगा, सब्जेक्टिव आपका मेंस जो है, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो मेंस की बात की जाए, मेंस पेपर है उसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें मिनिमम आपको 35% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। तो जो वेटेज है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की वो आपकी 87.5% होगी, और उसके बाद जो इंटरव्यू है उसकी वेटेज 12.5% होगी, ठीक है। तो 100% में देखेंगे तो वेटेज आपकी 87.5% आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसकी वेटेज रखी जाएगी, और इंटरव्यू की वेटेज आपकी 12.5% वेटेज होगी। इसके दोनों को क्लब टुगेदर करके जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है प्लस इंटरव्यू, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट होगी। प्री एग्जाम के कोई भी मेरिट से लेना देना नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर है, याद रखिएगा, ठीक है। जो प्री है आपका वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है। जो मेंस की बात की जाए, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है प्लस इंटरव्यू की बात करें, इनके बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत क्लियर रहिएगा। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, तो सेम एज इट इज आपका मेंस का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा इससे एक फायदा होगा, देखो पहले 4 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आ रही थी मेंस के लिए, अब 10 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आएगी, तो ऑब्वियस बात है बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा मेंस लिखने का, तो कॉम्पिटिशन आपका अच्छा खासा ज्यादा हो गया है। तो देखिए क्या क्या है, सिविल लॉज की बात की जाए तो आपका यहाँ पे सीपीसी इंक्लूड किया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दूसरा अगर आप देखेंगे तो न्यू लॉज है, याद रखिएगा, पुराने लॉज नहीं आ रहे हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा आपका, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिलेबस में है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हिंदू लॉ, और मुस्लिम और कस्टमरी लॉज, ये सारे सिलेबस में आपका सिविल लॉज हो गया। क्रिमिनल लॉज की बात की जाए तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आपका, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देखो दोनों में आएगा, जो सिविल पार्ट है और क्रिमिनल दोनों में आपका बीएस से पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद आपका जब इंटरव्यू की बात की जाए तो देखो पहले क्या क्राइटेरिया था इंटरव्यू के लिए, कि जो मेंस बच्चे लिखेंगे, मेंस जितना जो बच्चे लिखेंगे जितनी सीट्स होंगी ऑब्वियस बात है, तो उसके पहले था कि जो इंटरव्यू कॉल जो आएगी वो 2 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आएगी, ठीक है। और अब इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, याद रखिएगा, अब भी यही क्राइटेरिया रहेगा कि 2 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। कोर्ट में कहा गया था कि 3 टाइम्स कर दिया जाए, क्योंकि जनरल आपको बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें आपको 3 टाइम्स रहता है जनरली, आप किसी भी जुडिशरी एपीओ की बात कीजिए, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया है। बस रिलीफ आपको मिलेगा कि जो प्री का पेपर था उसमें 50% सिलेबस लॉ इंक्लूड किया गया, प्लस आपको ज्यादा बच्चे लिख पाए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसलिए 4 टाइम्स की जगह जो 4 नेक्स्ट स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया था मेंस की तरफ, उसकी जगह आपका 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद मेंस से इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स, मतलब अगर 10 बच्चे, अगर ऑब्वियस बात है किसी के पर्टिकुलर सीट पे, एक सीट पे 10 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, उसमें टॉप 2 जो होंगे वही क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद दोनों इंटरव्यू और प्लस मेंस के मार्क्स जोड़ के
आप यहाँ पे मेरिट प्रिपेयर होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी न्यूज है कि लॉ आपका प्री में इंक्लूड कर दिया गया और उसकी वेटेज 50% रखी गई है। मिनिमम 50% क्वेश्चंस आपके लॉ से रिलेटेड आएंगे। उसके बाद मेंस का सिलेबस कोई चेंज नहीं किया गया है। इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है, जो 2 टाइम्स स्टूडेंट कॉल आएगी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो प्री में 50% लॉ को इंक्लूड किया गया, प्लस ज्यादा बच्चे मेंस लिख पाए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए 4 टाइम्स जो स्टूडेंट्स को कॉल आनी थी पहले, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे मौका मिलने वाला है मेंस लिखने का। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है सब चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी और जल्द से जल्द वैकेंसी आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है बहुत, 1 साल के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि अच्छी बात है। और दोबारा आपका यहाँ पे दोबारा आपके फॉर्म्स यहाँ पे दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एलएलबी फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट की, प्लीज इनरोलमेंट करा लीजिए। अगर आपने इनरोलमेंट नहीं कराया है तो करा लो जल्दी से, क्योंकि जिस दिन अगर आप इनरोल करा देंगे, हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाए। तो बेटर है इनरोल आप एज एन एडवोकेट करा लें किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी है। तो आप इनरोल जरूर करा लीजिए और फॉर्म अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप एडीए बना, अच्छी जॉब है, याद रखिएगा। तो अच्छी फैसिलिटीज आपको हरियाणा एडीए के लिए मिलती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हाउस ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ग्रुप को जो आनंद मिश्रा सर के नाम से मिलेगा। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कनेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।